हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट में। तो इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था उत्तराखंड का हिस्ट्री वाला जो एक सेक्शन चल रहा है। आगामी जितने भी आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, पुलिस, लेखाकार और जितने भी ग्रुप सी के एग्जामिनेशन हमारे यूकेपीएससी कराने वाला है, साथ ही साथ आरओ एआरओ जिनके अभी आगे हमें फॉर्म देखने को मिलेंगे। और यूकेपीएससी के जो जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, उत्तराखंड का सेक्शन हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। स्टार्ट करा है मैंने अपना हिस्ट्री के साथ स्टार्ट किया है उत्तराखंड की। और इससे पहले के लेक्चर में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हम जो हिस्ट्री है उत्तराखंड की, प्रागैतिहासिक काल और आग्नेय ऐतिहासिक काल, हमारे 2 टाइम पीरियड डिस्कस हो चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऐतिहासिक काल के विषय में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम अपना तीसरा काल डिस्कस करेंगे, हमारा ऐतिहासिक काल है। और ये काल जो हमारा विभाजित है प्राचीन काल, मध्य काल और हमारा किस में विभाजित है, आधुनिक काल में। तो जहां हम बात करते हैं प्राचीन काल की, तो वहां पे सबसे पहले जो हमारा नाम आता है कि प्राचीन काल की हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो प्राचीन काल की हमारी शुरुआत होती है कुड़िंद राजवंश से। जो कुड़िंद एक शासक होते हैं वो आते हैं और यहाँ से हमारे प्राचीन काल के उत्तराखंड की शुरुआत होती है। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली अबाउट द कुड़िंद राजवंश। इस लेक्चर में आपको कुड़िंद राजवंश के विषय में जितनी भी जानकारी होगी वो सारी ही इस लेक्चर में कवर अप हो जाएगा। स्टार्टिंग करेंगे हम कैसे आज के लेक्चर की कि कुड़िंद राजवंश के विषय में हम जानेंगे कि इनका जो एक समय होता है, समय अवधि, टाइम पीरियड, कुड़िंद राजवंश कब आते हैं, कैसे आते हैं और कहाँ से कहाँ तक ये शासन करते हैं अपना उत्तराखंड में। एक चीज ये हो गई। दूसरा, आज हम देखेंगे कि कुड़िंद जो राजवंश है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारा उत्तराखंड का इतिहास है। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास का जो हमारा स्रोत है, जैसा कि मैंने आपको पहले के 2 लेक्चर्स में भी बताया था कि उत्तराखंड के जो इतिहास का स्रोत है, या तो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं या हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है, या हमारे क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। तो जहां से हमारे जो हिस्ट्री की एक हमें जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड का इतिहास के विषय में हमें कहां से जानकारी प्राप्त होती है, तो वो हमारे यही तीनों चीजें हैं कि पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। साहित्यिक स्रोत स्कंद पुराण हो गया, हमारा साहित्यिक स्रोतों में मिलता है। ठीक है, जैसे अष्टाध्यायी हो गई। ठीक है, हमारे कौटिल्य की पुस्तक हो गई। और पुरातात्विक स्रोत मतलब यहाँ के हमारे पुरातात्विक जो स्रोत है, जैसे कोई हमारा वहाँ से कोई अगर विदेशी लेखक कोई विदेशी आता है, लेखक आता है, तो उसके उसमें, या हमारी कोई मुद्राएं हैं, हमारे कोई अभिलेख हैं, ठीक है, किसी राजवंश से संबंधित। तो यहाँ से हमारा क्या मिलता है, हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उसी के क्रम में हमने एक अपना डिस्कस कर लिया था प्रागैतिहासिक काल। आपने नहीं देखा है लेक्चर, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। और हमारा आग्नेय ऐतिहासिक काल। तो आज के इस लेक्चर में हम ऐतिहासिक काल डिस्कस करेंगे, अपना ऐतिहासिक काल। और ये जो हमारा ऐतिहासिक काल है, ये विभाजित है हमारा पहला प्राचीन काल में, और दूसरा हमारा मध्यकाल में, और तीसरा हमारा आधुनिक काल में। तो जहां बात होती है हमारी प्राचीन काल की, आज के लेक्चर में हम प्राचीन काल के विषय में जानेंगे। और इसकी शुरुआत होती है हमारी किसके साथ, कुड़िंद राजवंश के साथ। कुड़िंद राजवंश को ऐसा माना जाता है कि ये उत्तराखंड में राज्य करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति हमारी होती है। तो आज के विषय में हम कुड़िंद राजवंश के बारे में जानेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएंगे। अभी तक आप लोग यूके के पैटर्न से चल रहे थे। डेफिनेटली देखिए, आपका सिलेबस सेम है, पैटर्न आपका सेम है। जितने मार्क्स के जो वेटेज रहता है यहाँ पे उत्तराखंड को या जीके को या हिंदी को, वो सब आपका एज इट इज ही है जैसे पहले था। पर अब पैटर्न जो है वो यूके ना सेट करके आपका जो पेपर है वो यूकेपीएससी सेट करेगा। तो उसके अगर आपको क्रैक करना है एग्जामिनेशन, तो क्या करना है कि यूकेपीएससी की जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। और अगर आप चाहेंगे कि उससे रिलेटेड मैं आपका एक लेक्चर बना दूंगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और हमारा टेस्ट सीरीज दोनों मिलके सॉल्व करेंगे, तो वो अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे देन मैं उसमें बना दूंगी टेस्ट सीरीज आपके लिए। ठीक है, जो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे वीकली में 2 डेज और 3 डेज। तो आज के लेक्चर में देखिए हम पढ़ेंगे कुड़िंद राजवंश के विषय में। और कुड़िंद राजवंश को जैसा कि हम सभी जानते हैं पहली जो राजनीतिक शक्ति कहा जाता है
वो कुड़िंद राजवंश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का क्लियर होता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि पहली ऐतिहासिक जो शक्ति बोला जाता है, ठीक है, वो किसे बोला जाता है, वो हमारा होता है पहला जो ऐतिहासिक राजवंश है वो कार्तिकेयपुर राजवंश है। ये क्या है, हमारा पहली राजनीतिक शक्ति है हमारी कहाँ की, उत्तराखंड पर शासन करने वाली। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कुड़िंद राजवंश है इसका जो एक टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि हम कुड़िंद राजवंश पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसके हम टाइम पीरियड के बारे में देखते हैं कि जो इसका टाइम पीरियड है, जो इसकी समयावधि है, जो इसका काल है जहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है। तो इसका जो टाइम पीरियड है हमारा कुड़िंद राजवंश का, वो हमारा विभाजित है 3 टाइम पीरियड्स में, ठीक है, 3 काल में हमारा विभाजित है। और एक है हमारा 1000 से 600, 1000 BC से 600 BC का, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है टाइम पीरियड है जो हमारा कुड़िंद राजवंश का, वो है हमारा 1000 से 600 BC पूर्व। और दूसरा जो हमारा इसका टाइम पीरियड है वो है हमारा 500 BC से 600 BC से 300 BC तक का, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा 600 BC से 300 BC तक का। और अगला है हमारा क्या, कहीं कहीं पे आपका 300 भी है, कहीं पे 200 भी है आपका। तो इस तरीके से है ये, इसमें हर जगह अलग अलग थोड़ा सा दे रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अपना देख लीजिए कि उसमें सदी से मतलब है, अभी मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तीसरा है हमारा 200 BC से लेके हमारा 300 AD तक का। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, सबसे पहले है हमारा क्या, एक जो समयावधि है, ठीक है। कुड़िंद राजवंश का क्या है, एक जो काल है उसके विषय में हम बात कर रहे हैं अभी। तो ये इसका टाइम पीरियड है हमारा कुड़िंद राजवंश का। अब देखिए जैसे देख रहे होंगे आप 1000 BC से 600 BC में हमारा पहले इसकी जानकारी मिलती है कि यहाँ से हमारे क्या होता है, कुड़िंद आते हैं। इस टाइम पीरियड में 600 BC से लेके 200 BC में भी यहाँ पे हमारे कुड़िंद राजवंश शासन करते हैं, ठीक है। 200 BC से 300 AD में 200 BC से हमारा 300 AD में भी कुड़िंद राजवंश शासन करते हैं। अब हमें इसे कैसे समझना है, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, BC और हमारा किसमें, AD में, ठीक है। BC जो होता है उसे बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है और जो AD होता है उसे एनो डोमिनी हमारा कहा जाता है। जनरली अगर मैं आपको BC और AD के विषय में समझाऊं तो BC हमारा बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट। इसे हमारा अभी हम AD देख रहे हैं तो एनो डोमिनी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, ईसा मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ईसा मसीह है हमारे, जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का टाइम होता है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का टाइम, के जन्म से या आप यूं समझिए ये हमारा क्या है, BC है और ये हमारा क्या है, AD है, ठीक है। यहाँ अगर हमारा 0 है, मान लीजिए कि यहाँ कुछ नहीं हुआ था हमारा इस टाइम पीरियड में सेंटर में, तो यहाँ इस टाइम पीरियड का जो काल है हमारा BC है। ये क्या है हमारा, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का, और ये है हमारा ईसा मसीह के जन्म के बाद का, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो यहाँ हमारा क्या है, बिफोर क्राइस्ट है, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ये हमारा AD हो गया। अब जैसे ये कैसे चल रहा है, हमारा 100 है या अभी हम 500 में मान ले, ठीक है, 1000 है हमारा, 1500 है हमारा, 2000 है हमारा। तो जैसे हमारा 1000 से 600 BC का है, ठीक है, यहाँ हमारा 600 हो गया, इसके बाद 500 हो गया। तो 1000 से जो 600 BC का ये टाइम पीरियड है, यहाँ हमारा पहले क्या करते हैं, कुड़िंद राजवंश आते हैं हमारे, कि मतलब इनके ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। और यहाँ से हमारा 600 BC से 200 BC तक का, ठीक है, यहाँ 600 है तो ये हमारा 500 हो गया, फिर ये 400 हो गया, 300 हो गया, 200 हो गया। तो ये 600 से लेके 200 तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे हमारे बीच में क्या होता है, मध्यवर्ती में हमारे मध्य के टाइम पीरियड में कुड़िंद राजवंश आते हैं। उसके बाद ये 100 आया, फिर हमारा यहाँ पे 0 हुआ, तो यहाँ से 100, 200,
300 जो इस तरीके से शुरू होगा ये हमारा किस में आ जाएगा, एडी में आएगा। यहां तक हमारा बीसी चल रहा है तो ये एडी शुरू हुआ है, तो यहाँ 200 बीसी से लेके हमारा कहाँ तक, 300 एडी तक। आप समझ रहे होंगे लेक्चर हमारा इस विषय में नहीं था, बट मैंने सोचा कि कहीं किसी को कंफ्यूजन ना हो तो इस विषय में मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये क्या है, हमारा 200 से लेके 300 एडी तक का जो टाइम पीरियड होता है ये लास्ट का होता है हमारा परवर्ती काल का। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुलिंद राजवंश अंतिम समय पे शासन करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं। अब देखिए हम इसके विषय में देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो जानकारी होती है कैसे कैसे मिलती है। यहाँ पे देखिए जो हमारा 1000 बीसी से लेके जो 600 बीसी तक का टाइम है। ठीक है, वैसे जो हम बुक्स में देखते हैं कुलिंद राजवंश, क्योंकि जैसे परीक्षा वाणी है या अन्य जो भी किताबें हैं, उत्तराखंड के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है जहाँ पे कोई डीप में नॉलेज दी हो। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन्ड है, पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से किसी भी बुक में नहीं दिया है हमारा। तो जो कुलिंद राजवंश है हमारा बुक्स में यही दिया है कि 2री सदी से लेके 3री सदी तक सही दिया है। अब सही दिया है उसे हमें समझना कैसे है कि हमारा जो 2री सदी है, ठीक है, ईसा मसीह की जन्म से पूर्व बिफोर क्राइस्ट से हमारी इसकी शुरुआत होती है और एक नई सदी की तरफ, एनो डोमिनी की तरफ हम जाते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की तरफ। तो ऑटोमेटिकली ये हमारा 2री सदी से लेके 3री सदी तक हमारा जो शासन करते हैं वो कैसे करते हैं, कुलिंद राजवंश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, 1 सदी से लेके मतलब 2री सदी तक, 2री सदी से 3री सदी तक हमारा क्या करते हैं, कुलिंद राजवंश यहाँ पे उत्तराखंड में काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे क्या करते हैं, शासन यहाँ पे करते हैं। अब जो हमारा ये वाला टाइम पीरियड है, ठीक है, इसमें जो हमें जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है, हमारी जो जानकारी मिलती है हमें महाभारत से मिलती है। साहित्यिक हमारा पौराणिक स्रोत, या हम साहित्यिक अपना स्रोत कह सकते हैं कि जो हमारा पौराणिक ग्रंथ है क्या है, महाभारत है। तो महाभारत का वन पर्व, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया था, जहां आद्य ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा था कि महाभारत के वन पर्व के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा महाभारत का वन पर्व है, महाभारत के वन पर्व में ये जो उल्लेख है, एक राजा सुबाहु का नाम आपने पढ़ा होगा, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, श्रीनगर हुआ करती थी पौड़ी गढ़वाल में। तो महाभारत का जो वन पर्व है उसमें उल्लेख है हमारा किसका, राजा सुबाहु का। और जो ये राजा है यही हमारा क्या होता है, कुलिंद राजवंश का राजा होता है। तो कुलिंद राजवंश का ऐसा राजा जिसके बारे में हमें एक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कि मान्यता है कि इस राजा के विषय में हमें जानकारी मिलती है कहाँ से, महाभारत के वन पर्व से। ठीक है, तो ये कुलिंद राजवंश का क्या होता है, राजा होता है। पहला राजा नहीं होता है ये, बट जिसके बारे में हमें ऑथेंटिक एक सोर्स मिलता है कि कहाँ से हमें कुलिंद राजवंश की राजाओं की पुष्टि हो रही है। तो सबसे पहले ऐसा एक ग्रंथ, ऐसा एक जो टाइम पीरियड है वो हमारा डिफाइन है किसमें, महाभारत के वन पर्व में। और ये जो महाभारत का वन पर्व है ये हमारा जो टाइम पीरियड है ये कब का है, हमारा उत्तर वैदिक काल का। तो उत्तर जो वैदिक काल है हमारा ये है, इसमें हमारा महाभारत जो होता है ग्रंथ, इसकी रचना, इसके वन पर्व में ये बताया गया है कि जो राजा सुबाहु है वो हमारा कुलिंद राजवंश का राजा था, उसका उल्लेख मिलता है हमारे किसमें, वन पर्व में। और ये जो राजा सुबाहु है इसकी जो राजधानी थी उस समय, इसकी राजधानी क्या थी हमारी, श्रीनगर थी, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, तो ये इसकी राजधानी थी। ठीक है, और भीष्म पर्व में ये उल्लेख है हमारा कि जो राजा सुबाहु है, ये राजा सुबाहु जब पांडवों के साथ युद्ध में भी शामिल हुए थे। ठीक है, तो इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है हमें, महाभारत के वन पर्व में मिलता है। और पांडवों के समकालीन ये हमारे माने जाते हैं, और ये शामिल हुए थे किसके साथ, पांडवों के साथ युद्ध में शामिल हुए थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, भीष्म पर्व से मिलती है। और साथ ही साथ देखिए एक चीज और कि जो हमारा राजा सुबाहु है, ठीक है, ये हमारे इस चीज में ये बताया गया है कि महाभारत के पर्व में कि जो ये राजा थे, ठीक है, कुलिंद जो राजा थे ये किसके समकालीन थे, कुलिंद जो राजा थे हमारे ये आर्यों के समकालीन थे। ठीक है, आर्यों के समकालीन, आर्यों के ये समकालीन थे कुलिंद राजा हमारे। और इतनी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, महाभारत के वन पर्व से मिलती है। ये तो बात हुई हमारे पहले टाइम पीरियड की जो 1000 बीसी से लेके हमारा 600 बीसी तक का है।
अब जहां हम बात करते हैं अपने 600 BC से लेके 200 BC तक की, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि यही हमारे जो इसका बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप PCS के स्टूडेंट हैं। तो आज की लेक्चर दोनों के ही लिए ही बेनिफिशियल है क्योंकि इस लेक्चर में आपको कुछ नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएँ क्योंकि मैं विदाउट बुक ही आपको पढ़ाती हूँ, तो कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और वो बाद में पता लगता है कि ये चीज़ लेक्चर में बताना भूल गए। तो एक ये चीज़ है। अब देखिए जैसे 600 BC से लेके हमारा 200 BC तक का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो 600 BC का जो 200 BC का हमारा टाइम पीरियड है, इसके बारे में जो एक हमें जानकारी मिलती है, एक जो ऑथेंटिक सोर्स हमें मिलता है, वो किस में मिलता है? जो एक बुक है हमारी, ठीक है। हमारा एक जो साहित्यिक स्रोत है अष्टाध्यायी में मिलता है। ये क्या है? हमारा अष्टाध्यायी साहित्यिक स्रोत है, ग्रंथ है। इसकी रचना किसने करी? पाणिनि ने करी थी। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अष्टाध्यायी के पाणिनि में हमें उल्लेख इसका मिलता है और यहाँ पे जो इनकी राजधानी बताई गई है, या यहाँ पे जो हमारा कुड़िंद राजवंश है, इनकी जो राजधानी है या कुड़िंद राजवंश, ये इसमें ये बताया गया है, जो इस स्रोत से हमें प्राप्त होता है कि जो कुड़िंद राजवंश थे हमारे, ये क्या थे? मौर्यों के अधीन थे। कुड़िंद राजवंश हमारे किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। और जो इनकी राजधानी थी, वो क्या थी हमारी? इनकी राजधानी थी हमारी उस समय कालकूट। और कालकूट कहाँ पड़ता है हमारा? कालकूट पड़ता है हमारा कहाँ पे? कालसी में, ठीक है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर में कि हमारा जो एक कालसी से एक अभिलेख मिलता है, ठीक है। कालसी से जो हमारा एक अभिलेख मिलता है 257 ईस्वी पूर्व का, जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में उसकी खोज करी होती है। तो जो कालसी से हमारा अभिलेख मिलता है, ठीक है, अशोक कालीन जो एक अभिलेख मिलता है, कालसी हमारा कहाँ है? यमुना और टोंस नदी के संगम पे है। तो सारी ही चीज़ें वर्ड बाय वर्ड आप समझते हुए चलिएगा क्योंकि इस लेक्चर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर होने वाले हैं। तो कालसी हमारा यमुना और टोंस नदी के संगम है। 257 ईस्वी में अशोक कालीन एक यहाँ पे क्या मिलता है? हमारा शिलालेख मिलता है। अब जो अशोक थे, ठीक है, उस समय क्या थे? ये हमारे मौर्यों के अधीन थे, ठीक है। मौर्य वंश का राजा था हमारा। तो यहाँ से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कुड़िंद राजवंश 600 BC से 200 BC की टाइम पीरियड में हमारा मौर्यों के अधीन हुआ करते थे, ठीक है। मौर्यों का उस समय एक शासन था, मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी जो हमने हिस्ट्री में अपनी पढ़ी है, मौर्यों के अधीन थे। और जो मौर्य वंश का राजा है अशोक, उसका अशोक कालीन जो शिलालेख है कालसी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हिस्ट्री का आपका एग्जामिनेशन हो, हिस्ट्री में आपका कालसी का शिलालेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड में ये हमारा मिलता है, कहाँ पे मिलता है? कालसी मिलता है। कालसी कहाँ है? कालकूट, देहरादून में हमारा स्थित है, यमुना और टोंस नदी के संगम में। तो इस टॉपिक से हमारे कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जामिनेशन में, ठीक है, कि कालसी शिलालेख कहाँ से मिला है, किस दो नदियों के संगम में है, कितनी ईस्वी पूर्व में इसकी प्राप्ति हुई है, किसका शिलालेख है, क्या इस शिलालेख की भाषा है, ठीक है, क्या इस शिलालेख में बताया गया है, किस राजवंश से यह संबंधित है, किस प्रकार की मुद्रा का उल्लेख है, क्या अशोक ने इस शिलालेख में कहा है। तो ये सारी चीजें हमारे इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं किससे? कालसी अभिलेख से। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कालसी अभिलेख के बारे में, ठीक है। तो कालसी और कालकूट से हमारी इसकी राजधानी का पता लगता है और अशोक ने यहाँ पे रचना करी होती है इसकी कालसी अभिलेख की। उसमें मेंशन होता है हमारी कई चीज़ों के बारे में। किसके बारे में? हमारी जो कुड़िंद राजवंश होते हैं उनके विषय में, ठीक है। और हाँ, इतनी चीजें होगी। अष्टाध्यायी के पाणिनि से हमारी इसकी जानकारी मिलती है। अब बात करें, अब हमारा तीसरा टाइम पीरियड जो है हमारा किसका? 200 BC से हमारा 300 AD तक का, ठीक है। 200 BC से हमारा 300 AD तक का। अब इसमें हमें क्या प्राप्त मिलती है? जो जानकारी मिलती है, जो एक हमारा विदेशी लेखक है, ठीक है। विदेशी लेखक, आपने नाम सुना होगा किसका? टालमी का। टालमी का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, आपने इल्यूशन पढ़ी होगी। तो उसमें ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, टॉलमी के विषय में है, ठीक है। तो टॉलमी एक क्या थे? हमारे भूगोल वेत्ता भी थे, ठीक है। और ये हमारे क्या थे? हिस्टोरियन भी थे। तो इन्होंने ये बताया कि विदेशी लेखक जो टॉलमी थे, इन्होंने ये बताया कि जो राजधानी थी हमारी किसकी? सुंग, ठीक है। या यहाँ पे शत्रुघ्न इनकी क्या होती थी? राजधानी हुआ करती थी किसकी? कुड़िंद राजवंश की, ठीक है। इस विषय में किसने बताया? हमारा टालमी ने बताया। शत्रुघ्न जो नगर था हमारा, वो इसकी हमारी राजधानी थी। और
यहाँ से हमारे क्या होते हैं, यहाँ से हमारा शुंग वंश, यहाँ पे शुंग वंश या शक वंश जो होता है हमारा वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इतना आर्यों के समय का होता है, उसके बाद हमारा ये मौर्यों के अधीन हो जाते हैं। फिर हमारा यहाँ शुंग और शत्रुघ्न में यहाँ पे क्या करते हैं, इनके नगर में अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। तो आप राजधानी देख रहे होंगे, पहले हमारी जो उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ रहे हैं 1000 BC से 600 BC के टाइम पीरियड में, उस समय इनकी राजधानी कहाँ होती है, सिंहगढ़ पौड़ी होती है। देन शिफ्ट होती है राजधानी कालकूट कालसी में जाती है, फिर शत्रुघ्न नगर में अपनी ये राजधानी अपनी बना देते हैं। तो ये तो क्या था, हमने बात करी किसकी, टाइम पीरियड की। और इन टाइम पीरियड में आपने ये चीज देख ली कि कहाँ से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही हैं। जो हमारा इतिहास का स्रोत है, क्योंकि बहुत सालों सदियों पहले का स्रोत है, तो किसी ने वो चीज़ देखी नहीं है। जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो सारे किससे मिले हैं, हमारे पौराणिक ग्रंथ, हमारे शिलालेख, हमारे अभिलेख, हमारे जो विदेशी लेखक आए उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है हमारी हर चीज़ के विषय में। तो पहला हमारा 1000 BC से 600 BC का महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है। राजा सुबाहु के विषय में जानकारी मिलती है, जो पांडवों के समकालीन होता है, उस समय पांडवों के साथ युद्ध में भी शामिल होता है, ठीक है। और आगे ऐतिहासिक काल जब हम टाइम पीरियड होता है उस समय की हमें इसकी जानकारी मिलती है। 600 BC से 200 BC तक का दूसरा टाइम, यहाँ पे हमारे अष्टाध्यायी की पाणिनि जो पुस्तक लिखी है उसमें ये पता लगता है कि कुड़िंद जो राजवंश थे मौर्यों के अधीन थे, कालकूट कालसी उनकी राजधानी हुआ करती थी। बात करें लास्ट का पीरियड 200 BC से 300 AD तक का एनो डोमिनी का, वो हमें विदेशी लेखक टॉलमी के द्वारा पता लगती है और उनकी ये बताया गया है कि राजधानी शिफ्ट होती है, कहाँ होती है, शत्रुघ्न नगर में, ठीक है। तो ये तो रहा इतनी चीजें। अब मैं इसे रफ करती हूँ, देखिए आगे हम पढ़ेंगे। अब आई थिंक मुझे आपको ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है कि इसकी जो हमें मिलते हैं ये कहाँ से मिलते हैं करके, ठीक है। कि मतलब कि हमारे जो इसके स्रोत हैं, स्रोत आप समझ ही गए होंगे कि जो कुड़िंद राजवंश की जो हमें एक जानकारी मिल रही है, स्रोत मिल रहे हैं, ठीक है। कहाँ से मिल रहे हैं, पौराणिक या साहित्यिक जो स्रोत होते हैं हमारे वहाँ से मिल रहे हैं। और दूसरा हमारा क्या, पुरातात्विक स्रोत से जानकारी इसकी प्राप्त होती है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत या जैसे हम अभिलेख वगैरह जो कहते हैं वो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ये तो हमने इसके बारे में सभी कुछ जान लिया कि हमारे जो कुड़िंद राजवंश थे किस प्रकार से आते हैं, कितने टाइम तक यहाँ पे शासन करते हैं, और हिस्ट्री में जब ये रहते हैं तो किन किन के समकालीन उस समय होते हैं। तो कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इन्हीं से रिलेटेड, जो अभी मैंने आपको समझाया कि ये उस समय किन किन के अधीन थे, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। और जो अभी हमने बीच में डिस्कस किया था सेकंड का टाइम पीरियड, मैं उस समय आपको बताना भूल गई कि उसमें क्या होता है, अमोघ भूति होता है हमारा, ठीक है। तो अमोघ भूति का हमें वर्णन मिलता है जब ये मौर्यों के अधीन होते हैं, उस समय हमारा अमोघ भूति का हमें वर्णन मिलता है। अमोघ भूति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट राजा है कुड़िंद राजवंश का, जिससे उठा के कई बार PCS में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि अमोघ भूति की विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं, तो उन सभी एक मुद्रा के विषय में आज मैं चर्चा करूंगी आपसे, तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। और अमोघ भूति की जो मुद्राएं हैं वो कई तरीके की मुद्राएं हैं, अल्मोड़ा प्रकार की हैं, तामेश्वर प्रकार की हैं, तो उसमें से भी हमारे डीप से उठा के क्वेश्चन कभी पूछ दिए जाते हैं PCS वगैरह के एग्जाम में। तो इस साल भी PCS के एग्जामिनेशन में हमारा ये मुद्रा वाले से क्वेश्चन आया था, और उसके लिए मैं आपका एक अलग से सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी जो अभिलेखों से होगा, अमोघ भूति की अभिलेख से, ठीक है, मुद्राओं से। तो उसमें एक लेक्चर बना दूंगी। फिलहाल देखिए अभी डिस्कस कर लेते हैं, इतनी चीजें हमने पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एक चीज और पढ़ेंगे कि जो हमारा कुड़िंद राजवंश है, ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा बट आप लोग अच्छे से समझते हुए चलेगा, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड करी थी लेक्चर्स की। तो मैं आज का लेक्चर बना रही हूँ, अपना टाइम भी दे रही हूँ, तो आप लोग पूरा कंटिन्यू देखिए इस क्लास को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप संघर्ष करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेज लेंगे, वही यहाँ पे सक्सेस होने वाला है, ठीक है। बाहर का पढ़ के फिर कोई एग्जामिनेशन अभी निकलने नहीं वाला है, जो आज की हमारी प्रेजेंट कंडीशन है, ठीक है। आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे बेहतर ढंग से करनी है, अपने को बारीकी से परखना है, हर क्वेश्चंस को, हर एक एक चीज़ को आपको पूरा पढ़ डालना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है, अपने ऊपर अच्छे से काम करिए, बाकी सिस्टम को छोड़ दीजिए। सिस्टम में खराबी है, गलतियां हैं, बहुत सारी खामियाजा हैं जिसका भुगतना पड़ता है एस्पिरेंट्स को। तो आपको क्या करना है, बस आपको अपनी तैयारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देनी है। तो अब हम पढ़ते हैं, देखिए जो हमारा कुड़िंद राजवंश है इसके विषय में हम पढ़ते हैं कि हमारा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी मेंशन है, जैसे हमारी बुक है परीक्षावाणी, और उसमें कितनी तरीके की चीज़ें कुड़िंद राजवंश संबंधित है, वो हम आज के लेक्चर में अब फिनिश अप करते हुए पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे कि देखिए कुड़िंद जो राजवंश है, ये जो कुड़िंद जो शासक होते हैं,
वो हमारी क्या है, उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति है। उत्तराखंड में शासन करने वाली क्या है, हमारी पहली राजनीतिक शक्ति। पहली राजनीतिक शक्ति, ठीक है। और जो अभी हमने उल्लेख किया था कि महाभारत का जो वन पर्व में हमने पढ़ा था ना उत्तर वैदिक काल में, उसमें एक चीज और थी कि जो महाभारत का वन पर्व है उसमें कुड़िंद राजवंश के लिए दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, दृश्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। अभी मैं लिख दूंगी यहाँ पे, देखिए। और दूसरा क्या है कि जो हमारा पहली एक तो ये हो गया कि हमारी पहली इसे राजनीतिक शक्ति कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, जो हमारा एक कालसी का अभिलेख है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालसी अभिलेख जो हमारा कहाँ से प्राप्त होता है, हमें देहरादून से प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है, 257 ईसा पूर्व में हमारा ये हमें प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, यमुना एवं टॉन्स नदी का जो एक संगम है, यमुना एवं टॉन्स नदी का जो संगम है वो है हमारा क्या, कालसी। और यहीं से हमें क्या मिलता है, अपना अशोककालीन एक शिलालेख प्राप्त होता है, ठीक है। अशोककालीन शिलालेख हमें मिलता है। तो अशोककालीन शिलालेख हमें कब मिल रहा है, कालसी से मिल रहा है। और इसकी खोज किसके द्वारा करी जाती है, मैंने आपको बताया था जॉन फॉरेस्ट के द्वारा इसकी खोज की जाती है हमारी, ठीक है, 1860 में। तो इसके जो खोज करता है, जो ये शिलालेख हमारा मिल रहा है, ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा हो रही है, जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आपसे कभी पूछा जा सकता है कि किसने इसकी खोज करी है, तो 1860 में इसकी खोज होती है, किसके द्वारा, जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। अब जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 1 मार्क्स के जो हमारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, यहीं से उठा के आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो जो ये कालसी का से हमें जो शिलालेख प्राप्त होता है अशोक का, यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस जो शिलालेख है, यहाँ पे जो निवासी हैं, यहाँ के निवासियों के लिए हमारा जो शब्द एक प्रयुक्त किया गया है वो किया गया है पुलिंद, ठीक है। निवासी यहाँ के क्षेत्र, इस क्षेत्र के निवासियों के लिए, मतलब ये जो कालसी है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो क्षेत्र के निवासी हैं, क्षेत्र के निवासियों के लिए, ठीक है, क्षेत्र के निवासियों के लिए जो शब्द एक प्रयुक्त किया गया है, क्षेत्र के निवासियों के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो क्या किया गया है, पुलिंद किया गया है। और जो यहाँ के एक सेकेंड, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। निवास, एक जो हमारे दो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, ठीक है, पुलिंद और अपरांत, ये क्या किए गए हैं, निवासियों के लिए किए गए हैं और क्षेत्र के लिए किए गए हैं। मैंने आपके दोनों साथ में लिख दिए थे अभी। तो निवासियों के लिए इस कालसी अभिलेख में जो निवासियों के लिए शब्द बताया है, ये बताया हमारा क्या, पुलिंद। और जो यहाँ का क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र के लिए जो शब्द प्रयोग में लाया गया है वो क्या लाया गया है, अपरांत। तो अपरांत और हमारा अपरांत किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो निवासियों के लिए प्रयुक्त शब्द है, ठीक है, निवासियों के लिए जो शब्द एक प्रयोग में लाया गया है पुलिंद लाया गया है, और जो क्षेत्र है, क्षेत्र के लिए हमारा अपरांत शब्द प्रयोग में लाया गया है। कहाँ पता चलता है, किस में जानकारी मिलती है, कालसी में अशोक का जो शिलालेख है वहाँ पे इसकी जानकारी मिलती है। जो इस शिलालेख की भाषा है वो कैसी है, हमारी पाली भाषा है। तो इस शिलालेख में जनरली अशोक ने किसके बारे में बताया है, जानवरों और मनुष्य की जो एक चिकित्सा व्यवस्था है उसके विषय में वर्णन किया गया है। जो अशोक के 13 शिलालेख मिलते हैं, अगर आप हिस्ट्री में उसे पढ़ेंगे तो पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख, सब में एक वर्णन है कि अशोक ने क्या क्या चीज़ों का यहाँ पे वर्णन किया है, ठीक है। तो इतनी हो गई। और यहाँ से हमारा कुड़िंद लोग पता लगता है कि कुड़िंद जो लोग थे वो कौन थे, मौर्यों के अधीन थे। किसके अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे शक्तिशाली जो राजा होता है कुड़िंद राजवंश का वो कौन सा होता है, एक और क्वेश्चन कि यहाँ पे जो सबसे शक्तिशाली राजा है, सबसे शक्तिशाली राजा कुड़िंद राजवंश का वो कौन है, अमोघ भूति है। और इसकी कई तरीके की जो मुद्राएं हैं वो उनके विषय में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो अमोघभूति क्या है, यहाँ का हमारा सबसे शक्तिशाली राजा है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारा भूगोलवेत्ता है टॉलमी, भूगोलवेत्ता टॉलमी, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, तो उसमें भी क्या होता है, भूगोलवेत्ता टॉलमी ने भी बताया है कि जो हमारे कुलिंद राजवंश के लोग थे, ठीक है, कुलिंद राजवंश के जो लोग थे वो गंगा के क्षेत्रों तक फैले थे, व्यास से लेके। तो ये इसमें किसने बताया है, भूगोलवेत्ता हमारे टॉलमी ने इसका जिक्र किया है कि व्यास, गंगा और यमुना आदि के ऊपरी क्षेत्र में हमारे क्या थे, ये जो टॉलमी है उन्होंने क्या बताया है कि जो व्यास है, जो गंगा है, जो यमुना है, इसका जो ऊपरी क्षेत्र का हिस्सा है, ऊपरी क्षेत्रों तक हमारा कुलिंद जो वंश है वो फैला था। ठीक है, ऊपरी क्षेत्र तक कुलिंद राजवंश हमारा फैला था। ये किसने बताया है, टॉलमी ने हमारा बताया है। अब हमारा जो अमोघभूति होता है, ठीक है, अमोघभूति हमारा यहाँ का क्या होता है, सबसे शक्तिशाली राजा होता है अमोघभूति। जब अमोघभूति की मृत्यु होती है, अमोघभूति की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद यहाँ पे कौन आ जाते हैं, शक आ जाते हैं। पर उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि अमोघभूति का जो एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि इसकी क्या हुई है, हमें जो इसकी जो मुद्राएं एक प्राप्त हुई हैं, इसकी जो हमारी मुद्राएं एक प्राप्त हुई हैं वो रजत एवं ताम्र मुद्राएं हमारी प्राप्त हुई है। ठीक है, ताम्र मुद्राएं, तो रजत एवं जो ताम्र मुद्राएं हैं वो हमारी किसकी प्राप्त हुई है, हमें अमोघभूति की प्राप्त हुई है। और ये पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक, दक्षिण में हमारा सुमेध से लेके कहाँ तक, बेहद तक प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो हमारा एक वर्णन है इसके अग्रभाग में, मतलब जो इसकी ये मुद्राएं हैं अमोघभूति की, ठीक है, अमोघभूति की जो मुद्रा है उसमें अर्ण भाग में किसका वर्णन है, देवी एवं मृग। ठीक है, तो देवी एवं मृग का अंकन है हमारा किसमें, जो उसकी मुद्रा है, जो उसका पहला आगे का भाग है उसमें किसका वर्णन है, देवी एवं मृग का वर्णन है। ठीक है, और इसी मुद्राओं में हमारा क्या लिखा है, इस मुद्रा में हमारा लिखा है प्राकृत भाषा में। ठीक है, किस भाषा में, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये इसकी मुद्राएं हैं किस भाषा में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, मुद्रा है जो प्राकृत भाषा में, मुद्रा में जो एक लिखा है वो लिखा है हमारा कुलिंदस अमोघभूतिस देवज्ञ महरजस। ठीक है, तो ये चीज क्या लिखी है, ये हमारा इसमें वर्णन है, इस तरीके से इसमें कुछ लिखा है। ठीक है, आप लोग अभी देखिएगा, महर कुलिंदस अमोघभूति, ये चीज हमारा क्या है, वर्णन है हमारा प्राकृत भाषा में। ठीक है, कि जो इसकी जो मुद्राएं हैं वो हमारी कहाँ से मिली हैं, रजत एवं ताम्र की मुद्राएं मिली हैं। कहाँ से मिली हैं, दक्षिण में देखिए, हमारा दक्षिण में हमारा व्यास से लेके जो अलकनंदा का क्षेत्र है, ठीक है, सॉरी दक्षिण कह रही हूँ मैं, पश्चिम में व्यास से लेके हमारा अलकनंदा का एक क्षेत्र है जो, ठीक है, व्यास से लेके अलकनंदा के क्षेत्र में ये हमारा पश्चिम का है, तो यहाँ से ये इसकी ये मुद्राएं मिल रही हैं। दक्षिण में हमारा सुमेध से लेके बहुत तक इसकी कहाँ मिल रही है, मुद्राएं मिल रही हैं, रजत और इसकी ताम्र की मुद्राएं हैं। ठीक है, मतलब तांबे की और चांदी की मुद्राएं इसकी मिलती हैं। जो इसकी मुद्राएं हैं उसके जो आगे का भाग है, अग्र भाग, उसमें देवी और हमारा मृग का अंकन मिलता है। दूसरा, इस मुद्रा में हमारे जो लिखी हुई भाषा है, प्रयुक्त हुई है, वो प्राकृत भाषा है। कुलिंदस अमोघभूतिस महरजस हमारा इस भाषा में लिखा है। ये तो बात हुई हमारी किसकी, अमोघभूति की। ठीक है, अब जब हमारे अमोघभूति की मृत्यु होती है, ठीक है, इसके बाद हमारी जब इसकी मृत्यु होती है तब वहां से उत्तराखंड में जो एक जाति का उल्लेख मिलता है, शक लोग आ जाते हैं, यहाँ पे शक लोग प्रवेश करते हैं। अब जो शक लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है। जैसे हमारा एक हिंदू है, हिंदू धर्म में हमारी क्या है, एक शक संवत है। ठीक है, शक संवत का जो एक प्रचलन है, अभी भी प्रचलन है, शक संवत का जो प्रचलन है वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। और सूर्यों के जो मंदिर है हमारे, वहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। सूर्य मंदिर का जो उल्लेख है, उत्तराखंड का एकमात्र प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जिसके विषय में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि उत्तराखंड का जो एक मात्र सूर्य मंदिर है वो हमारा किस जिले में है, किस जगह पे स्थित है। ठीक है, तो अल्मोड़ा में कटारमल, कोसी से ऊपर एक हमारा, जब हम कोसी जाते हैं, अल्मोड़ा से रानीखेत से आगे जब हम कोसी जाते हैं तो कोसी हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, हवालबाग ब्लॉक में आता है वो,
कोसी में एक हमारी रोड जाती है ऊपर, मैं तो एक्चुअली में गई हूँ, सूर्य मंदिर बहुत सुंदर है। और वहाँ पे एक आप देखेंगे, वहाँ जाएंगे तो एक तो बहुत चढ़ाई में है, बहुत ऊपर तक आपको पैदल जाना पड़ता है। तो वो जो एक मंदिर है वहाँ, ठीक है, सूर्य मंदिर, सूर्य की वहाँ पे क्या है मुद्राएं हैं, सूर्य की जो एक क्या है लेख वहाँ पे उसमें लिखे हुए हैं, और वहाँ से जो सूर्य देवता का दर्शन होता है। तो वो जो सूर्य मंदिर है हमारा उत्तराखंड का, ठीक है, कोसी कटारमल में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है वो मंदिर। वहाँ से सूर्य मंदिर से हमारी जो पुष्टि होती है वो किसकी होती है, इन शकों की होती है। तो जब ये अमोघ भूति की मृत्यु होती है उसके बाद यहाँ पे शक लोग क्या करते हैं, प्रवेश हमारा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो इसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद शक लोगों का प्रवेश होता है। और शक की जो जानकारी हमें मिलती है कहाँ से मिलती है, हिंदू धर्म का प्रचलित शक संवत, और साथ ही साथ हमारा क्या सूर्य मंदिर में जो सूर्य जो मंदिर है यहाँ पे, जैसे हमारा कटारमल सूर्य मंदिर है, कटारमल सूर्य मंदिर, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि शकों ने यहाँ पे निवास किया है। और ये कहाँ है हमारा, कोसी अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, आप देखेंगे कि कई तरह के क्वेश्चन आपके आज के लेक्चर से आपके कवर अप होते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर शक लोगों की जो मृत्यु हो जाती है यहाँ पे, या शकों की जो बाद का एक टाइम होता है, उसके बाद यहाँ पे हमारे कुषाण लोग आते हैं, ठीक है, कुषाण वंश। तो कुषाण लोग आते हैं हमारे किसके बाद, शक के बाद। तो जब कुषाण होते हैं, कुषाण कालीन भी हमें यहाँ पे, अब कुषाणों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, कुषाण कालीन हमारे क्या मिलते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं, शिलालेख मिलते हैं, ठीक है। तो कुषाणों के यहाँ पे क्या है, हमारे कुषाण यहाँ पे क्या करते हैं, अधिकार करते हैं अपना। और जो हमारे कुषाण कालीन एक अवशेष प्राप्त हैं, ठीक है, वो हमारे 3 जगहों से प्राप्त हैं। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कुषाण कालीन अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा हो गया गोविसाड़, और एक हो गया हमारा वीरभद्र, और तीसरा हो गया हमारा क्या, मोरध्वज। ये 3 जो जगह है वहां से कुषाण कालीन हमारे अवशेष क्या होते हैं, हमें मिलते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा क्या, पहला हो गया हमारा वीरभद्र, और तीसरा हो गया हमारा क्या, मोरध्वज, और चौथा हो गया हमारा क्या, गोविसाण, ठीक है। अब जितनी भी चीजें हैं, जो लोग शासन कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके बारे में हमारा क्या है, उल्लेख कहीं ना कहीं से मिल रहा है। इसीलिए ये हमारा क्या है, इतिहास है, इतिहास इसीलिए कहा जाता है इसे। तो कुषाण कालीन जो हमारे अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, 3 जगहों से प्राप्त होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हाईलाइट कर लीजिएगा इसे। आप चाहेंगे तो नोट्स भी बना सकते हैं अपने, जो मैं आपको लेक्चर पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ क्या है कि वीरभद्र है हमारा, वीरभद्र कहाँ पड़ता है हमारा, ये भी चीज आपको देखनी है, ठीक है, खाली बार बार का नहीं पढ़ना है। वीरभद्र आपका कहाँ है, ऋषिकेश में है। और मोरध्वज आपका कहाँ है, कोटद्वार में है, ठीक है, मोरध्वज आपका कोटद्वार में है। तीसरा आपका गोविसाड़ कहाँ है, तो गोविसाड़ हमारा धुम सिंह नगर में जो काशीपुर जिला है वहां पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार, गोविसाड़ काशीपुर, इन तीनों जगहों से हमारे कुषाण कालीन एक अवशेष मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और कई बार आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री के एग्जामिनेशन में, स्पेशली यूकेपीएससी बहुत आपसे अच्छे से डीपली वाले क्वेश्चन यहाँ पे उठा के रख देता है। और काफ़ी टफ, कभी कभी को पेपर जो हो जाता है इजी भी आ जाता है, तो कभी कभी पेपर आपका कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, जिसमें अगर आपने बहुत अच्छे से डीप में पढ़ा है तभी आप आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज फिर आप नहीं आंसर दे पाएंगे। और अपने मन से आप लगा के आएंगे तो वो आपका जाएगा 1/4 माइनस मार्किंग में, और वहाँ से आपको नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ थी, कुषाणकालीन अवशेष मिलते हैं। कुड़िंदों के जो एक समकालीन होते हैं, ठीक है, यौधेय के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है, जो कुड़िंद के समकालीन होते हैं, और उनकी मुद्राएं मिलती हैं हमारी जौनसार से मिलती है, देहरादून से मिलती हैं, तो काली डांडा पौड़ी से मिलती हैं। वो क्या है हमारे, खाली हमारे क्या है, जो कुड़िंद राजवंश है, ठीक है, इनके समकालीन हमारे क्या होते हैं, एक यौधेय शासक भी होते हैं। इनकी मुद्राएं कहाँ से मिलती है हमें, जौनसार भाबर से मिलती है, और हमारा ये देहरादून में होता है, और हमारा काली डांडा पौड़ी से मिलती है, ठीक है, पौड़ी काली डांडा से। ये इनके विषय में है कि यौधेय के विषय में, ठीक है। तो देखिए इतना चीज़ आज के लेक्चर में हमने जाना। और जो महाभारत का वन पर्व है, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जो महाभारत का वन पर्व है, उसमें मैं आपको बताना भूल गई थी कि महाभारत के वन पर्व में जो कुड़िंद राजवंश है, इनके लिए द्विज शब्द का प्रयोग हुआ है। द्विज शब्द, ठीक है, किनके लिए, कुड़िंद राजवंश के लोगों के लिए, कुड़िंद राजवंश के राजाओं के लिए, ठीक है। कुड़िंद राजवंश के जो लोग थे उनके लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आज के लेक्चर में देखिए हमने सभी कुछ जाना किसके विषय में
अपना कुड़िंद राजवंश के विषय में। आई होप अगर आपने लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में भी आया होगा कि कुड़िंद राजवंश का हमारा एक जो इतिहास है, कहाँ से कितने पहले से, प्राचीन काल से भी प्राचीन काल, हमारा जो उत्तर वैदिक काल है वहाँ से हमारा शुरुआत होती है 1000 से 600 BC तक, ठीक है। फिर 600 BC से लेकर हमारा 200 BC तक जो एक टाइम पीरियड है बीच का है मध्यवर्ती का, और 200 BC से लेकर हमारा 300 AD एनो डोमिनी तक हमारा, तो एक तरीके से हमारी दूसरी सदी से लेकर तीसरी सदी तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं हमारा कौन, कुड़िंद राजवंश। और ये कुड़िंद राजवंश हमारी क्या है, उत्तराखंड में शासन करने वाली हमारी पहली राजनीतिक शक्ति है, और इसीलिए आपसे इसकी बारे में कई बार कई क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री की आज की क्लास में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि 30 to 40 से भी मोर देन आपके क्वेश्चंस हैं जो आपकी आज के इस लेक्चर से आपके कवर अप हुए हैं, चाहे आप किसी भी UKPSC के एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं। ये क्लास को स्पेशली ग्रुप सी, और देखिए कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैडम ग्रुप सी के लिए भी अलग से लेक्चर बना दीजिए। तो अब देखिए आप थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड हाई करिए, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, क्योंकि ग्रुप सी के सभी एग्जामिनेशन जो अब कराने वाला है UKPSC के, वो हमारा कौन करा रहा है, UKPSC करा रहा है, स्टैंडर्ड अच्छा आएगा। अब आप एक थोड़ा अपने को एक ड्रीम थोड़ा अपना बड़ा लेके चलिए, ठीक है। अगर आप बड़े की इच्छा करेंगे तो आपको वो नहीं भी मिलेगा तो छोटा आपको जरूर मिलेगा, उससे निचले स्तर का। अब आप निचले स्तर में ही लगे रहेंगे तो मान लीजिए अगर आप निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, तो आप क्या अचीव करते हैं। तो इसलिए थोड़ा अपना स्टैंडर्ड हाई रखिए, अपने को और सीखने की काबिलियत अंदर डेवलप करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, ठीक है। और ये हमने, और कुड़िंद राजवंश है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, जितने सारे फैक्ट थे, जो भी क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश करी है कि मैं आज के लेक्चर में आपसे शेयर करूँ। और हो सकता है कोई चीज़ छूट जाती है, क्योंकि हम भी ह्यूमन ब्रेन्स होते हैं ऐसे कि कई चीज़ें हम भूल जाते हैं लेक्चर बनाते समय, या कुछ हो जाता है, और तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप अपने अच्छे से अपनी एक तैयारी करते रहिए। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर में, और लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी जरूर करिए, और इसी तरीके से अपनी देखिए स्टूडेंट तैयारी करिए। और मैं कोशिश करूँगी अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे तो UKPSC की जो जितने भी एग्जामिनेशन है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करेंगे, जो होगी हमारी स्पेशली इन्हीं पटवारी और पुलिस आगे आगामी जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए। तो लगे रहिए अपनी तैयारी में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स।